Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। तो लास्ट क्लास हमने टिम्बर तक खत्म कर लिया था बीएमसी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रॉक्स एंड स्टोन्स। क्या होते हैं रॉक्स, क्या स्टोन्स, क्या प्रॉपर्टीज होती है इनकी, कौन कौन से टेस्ट हैं, कुछ टाइप्स हैं इनके। तो देखो, इसमें भी आपको सबसे जो मेन चीज़ याद रखनी है वो एग्जाम्पल्स याद रखने की। जैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, आपको ऐसे सेडिमेंट्री के रखने हैं, इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, और कौन किस रॉक की क्या प्रॉपर्टी, तो सारे ये मैं इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्टोन्स किसको बोलते हैं। देखो, स्टोन्स रॉक्स क्या होता है, बड़े फॉर्म में होता है। अगर उसको हम छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोन्स। लेकिन स्टोन में भी अपने सारे स्टोन अपने एज ए सिविल इंजीनियरिंग में अपने सारे के सारे स्टोन्स काम के लिए। तो काम का स्टोन कौन सा होगा, काम का स्टोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे बिल्डिंग स्टोन। क्या बोलेंगे, बिल्डिंग स्टोन। तो बिल्डिंग स्टोन कौन से होते हैं, वो स्टोन जो अपने कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए काम आए। कौन सा पर्पस, कंस्ट्रक्शन पर्पस के हिसाब से काम आए उसको हम लोग। अब कंस्ट्रक्शन पर्पस कैसा हो सकता है, चाहे मैशनरी में यानी कि दीवार के अंदर, चाहे उसका पिलर बनाओ, चाहे उसका कॉलम बनाए, चाहे हम लोग अबटमेंट्स बनाए, चाहे रिटर्निंग वॉल बनाए, कुछ भी उसको एज अ कंस्ट्रक्शन काम में ले। हम फाउंडेशन में भी ले सकते हैं, रूफ में भी ले सकते हैं, फ्लोर में ले सकते हैं, कहीं पे भी काम में लो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्डिंग स्टोन। द स्टोन्स दैट आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स सच एज रिटर्निंग वॉल्स, अबटमेंट्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज बिल्डिंग स्टोन। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग स्टोन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब इन रॉक्स का क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्या है, क्लासिफिकेशन। अब रॉक्स के क्लासिफिकेशन जनरली जो है तीन बेसिस पे होता है। फर्स्ट वन इज जियोलॉजिकल बेसिस, सेकेंड वन इज फिजिकल एंड थर्ड वन इज केमिकल। जियोलॉजिकल बेसिस का मतलब है उनका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, बने कैसे हैं, फॉर्मेशन, या फिर आप लोग कह सकते हैं ओरिजिन या फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग उनका अपीयरेंस देखते हैं, कैसा अपीयरेंस देखते हैं, वो ऊपर से कैसे दिखते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन में उनका क्या देखते हैं, केमिकल कंपोजिशन, कौन कौन से मिनरल से या कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन या केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो ओरिजिन या जो फॉर्मेशन या जियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर है, उसमें हम लोगों ने तीन टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस जो है वो भी आगे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। अब देखो, इग्नियस सबसे पहले बनता कैसे। अब क्या होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन से इग्नियस किससे बनता है, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन का क्या मतलब हुआ, ज्वालामुखी के फटने से। किससे, ज्वालामुखी के फटने की वजह से। अब वो जो ज्वालामुखी है, चाहे तो अपने सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर आके ठंडा होए, वो जो लावा है या जो मैग्मा है वो ऊपर आके ठंडा होए, चाहे वो अर्थ सरफेस के अंदर ही ठंडा हो जाए, दोनों जगह हो सकता है। चाहे अगर उसमें अगर इतनी ज़्यादा पावर है, इतनी ज़्यादा हीट है, तो क्या होगा कि ऊपर आके फट जाएगा, ऊपर आके ठंडा होएगा बाद में। ठीक है, कुछ टाइम बाद। अगर या हो सकता है कि उसमें इतना पावर या इतना प्रेशर नहीं है कि, तो वो क्या होगा, अंदर ही अंदर। जैसे कभी कभी आप लोगों को गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप क्या करते हो, सामने वाले को सुना देते हो। तो सामने वाले को अगर आपने सुना दिया तो हो गए आप एक्सट्रूसिव, यानी कि बाहर बाहर निकाल दिया आपने गुस्सा। अब आपने गुस्सा क्या अंदर ही अंदर पी लिया, ज़्यादा गुस्सा आया नहीं था, तो आप कैसा हो गए, आप इंट्रूसिव। ठीक है, तो अगर वही बात कर रहा हूँ कि मैग्मा अगर अर्थ सरफेस पे आके ठंडा हो रहा है तो बाहर यानी कि एक्सटर्नल यानी कि एक्सट्रूसिव, और अगर वो अर्थ सरफेस के अंदर ठंडा हुआ है तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव। अब अर्थ सरफेस के अंदर भी दो तरह से हो सकता है, या तो वो कम डेप्थ पे हुआ या बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे हुआ। क्या हुआ, या तो बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे हुआ है या कम डेप्थ पे। अगर बहुत ही ज्यादा डेप्थ पे ठंडा हुआ है, यानी कि जहां बना था लगभग वहीं हो गया, तो उसको बोलते हैं प्लूटोनिक, यानी कि कंसिडरेबल डेप्थ। कंसिडरेबल डेप्थ पे हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लूटोनिक रॉक्स। और अगर सेलो डेप्थ पे हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबेसल। और अगर सरफेस के ऊपर हुआ है, सरफेस पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, तो अपने ने देखा इग्नियस किससे बनता है, वॉल्केनिक इरप्शन से। अब वो वॉल्केनिक इरप्शन या तो अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया तो एक्सट्रूसिव, अंदर ही रह गया तो इंट्रूसिव। ऊपर अंदर रह गया तो अंदर दो कंडीशन हो सकती है, या तो कम डेप्थ पे रहा या ज्यादा डेप्थ पे। तो ज्यादा डेप्थ पे रहा तो उसको बोलेंगे प्लूटोनिक, कम डेप्थ पे रहा तो उसको बोलेंगे हाइपरवेसल, और एक्सट्रूसिव को हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। उसके बाद सेकेंड जो था सेडिमेंट्री रॉक। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनता कैसे। अब ये जो जितने भी अपन ने देखे इग्नियस रॉक से, अगर इनका क्या होगा, वेदरिंग होगा। क्या होगा, वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब आपको पता है कि टूट फूट होना। क्या होना, टूट फूट होना। जैसे कोई रॉक है,
उस रॉक के ऊपर आदमी गए, जानवर भी वहां पे चल रहे हैं, हवा भी है, पानी भी है, तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स की वजह से वो रॉक जो है, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, वो टूट रहा है। टूट टूट के वहां से क्या हो रहा है, वो नई जगह पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। क्या हो रहा है, टूट के वो नई जगह पे जाके डिपॉजिट होएगा वहां से। जैसे अपन ने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में पढ़ा था, ATDO, यानी कि सबसे पहले इरोजन हुआ था, फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, फिर डिपोजिशन और फिर अपहीवल। तो हमने ये जियोलॉजिकल साइकिल पढ़ा था। तो इसमें जो इरोजन ट्रांसपोर्टेशन है, ये किसका हो रहा है, अब ये तीन जो स्टेप है, ET और U जो है इग्नियस रॉक के हैं, और ये जब डिपॉजिट हो जाएगा तो उस, अब भाई पहले क्या हुआ कि मिट्टी आके यहाँ डिपॉजिट हुई, उसके ऊपर थोड़ी और मिट्टी आई, फिर और मिट्टी आई, फिर और मिट्टी आई, ऐसे मिट्टी आती गई और ये डिपॉजिट होती गई। तो क्या होगा, नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता गया, बढ़ता गया, तो धीमे धीमे ये किसके फॉर्म में आ जाएगी, रॉक के फॉर्म में। तो लूज फ्रेगमेंट्स जो थे वो किस फॉर्म में आ गए, एकदम डेंस फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में आ गए। चार्जर देना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, ये जो अपने प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स थे, इनमें क्या होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा। यहां लिख देता हूं, मेटामॉर्फिज्म यानी कि चेंजेस, इनमें चेंजेस जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फिज्म। और मेटामॉर्फिज्म की वजह से क्या बनेंगे, अपना मेटामॉर्फिक रॉक। किसमें, देखो इग्नियस कैसे बना, वोल्केनिक इरप्शन से। अब इसके बाद इसमें वेदरिंग होगा तो सेडिमेंट्री। और ये इग्नियस और सेडिमेंट्री जो दोनों रॉक्स हैं, इन दोनों के में अगर कोई चेंजेस हो रहा है, चेंजेस का कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे फिजिकल कारण हो सकता है, चाहे मैकेनिकल, फिजिकल या मैकेनिकल तो सेम, चाहे केमिकल कारण हो सकता है। इनके एजेंट जो है, मेटामॉर्फिज्म का एजेंट कोई भी हो सकता है, एक्टिव फ्लूइड हो सकता है, यानी कि अगर उन्होंने रिएक्शन करी तो केमिकल हो जाएगा, और बिना रिएक्शन करे कोई चेंजेस हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस। तो ऐसा कुछ हो सकता है, तो उससे हम लोगों को जो नया रॉक मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये हो गया अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखते हैं फिजिकल क्लास। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने जैसे बताया आप लोगों को, तो उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है। अब दिखने में कैसा है, तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब सबसे तीन तरह का होता है, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब है जैसे ये लेयर्स होती है, ऐसे लेयर्स की फॉर्म में ये अलग अलग जैसे लेयर्स दिख रही है, ये मान लो ब्लैक कलर की हो गई, ये आपके रेड कलर की हो गई, ये ग्रीन कलर की। इतना चेंजेस नहीं होता, लेकिन आपको लेयर की फॉर्म में दिख जाता है कि आपको ये अलग अलग पता लग जाता है कि ये जो रॉक है वो लेयर की फॉर्म में है। अगर लेयर की फॉर्म में नहीं हो कि ये पूरा एक जैसा है, ऐसा कुछ है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ है, इसमें लेयर्स आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि इसमें लेयर्स हैं, तो वो हो जाएगा अनस्ट्रेटिफाइड। लेयर्स वाला हो गया आपके स्ट्रेटिफाइड, दूसरा हो गया आपके अनस्ट्रेटिफाइड, और लास्ट वन आता है फोलिएटेड। फोलिएटेड में क्या होता है, ये जो लेयर्स है, ये जो स्ट्रेटिफाइड था, इसमें अगर ये लेयर सेपरेट आउट हो रही, एक लेयर दूसरी लेयर से अलग हो रही है, क्लीवेबिलिटी है यहाँ पर, इनके क्लीवेज है यहाँ पर, अलग किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोलिएटेड रॉक। फोलिएटेड रॉक में जनरली जो थिकनेस होती है लेयर्स की, इट इज लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर होती है। 1 सेंटीमीटर भी बहुत ज्यादा है, इससे भी बहुत कम होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोलिएटेड। लास्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल मतलब अब उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, तो सबसे पहले सिलिसियस। सिलिसियस में क्या होगा, सिलिका जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा, बाकी मटेरियल्स भी होंगे लेकिन सिलिका जो है प्रीडोमिनेंट होगा। आर्जिलेसिस में क्या होगा, अपना जो क्ले है वो प्रीडोमिनेंट, या फिर एल्यूमिना कह सकते हैं, वो प्रीडोमिनेंट होगा। और कैलकेरियस में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम कंपोनेंट्स क्या होंगे, प्रीडोमिनेंट होंगे, तो उनको बोलेंगे कैलकेरियस, ठीक है। अब आगे इनके एक बार फिर देख लेते हैं। ये तो अभी मैंने ऐसे बता दिया आपको, कईयों को कुछ चीजें समझ नहीं आई होगी, कुछ याद नहीं रहा होगा, तो आगे देख लेते हैं इनको अब एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल इग्नियस रॉक, द रॉक्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा आर नोन एज इग्नियस रॉक। कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक। अब ये दो तरह के होते हैं, अपन ने पीछे देखा था, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव का बोल रहे हैं व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव। व्हेन मैग्मा comes out above the surface of earth and solidify, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। जब तक वो सॉलिडिफाई नहीं होगा ना, तब तक उसको रॉक नहीं बोलेंगे, तब तक उसको मैग्मा ही बोलेंगे। अगर वो सॉलिडिफाई हो गया तो उसको बोलेंगे रॉक, इग्नियस रॉक, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए रॉक। फिर अपन ने देखा था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो प्लूटोनिक और हाइपोबेसल क्या था, दोनों ही इंट्रूसिव रॉक है। प्लूटोनिक एंड हाइपोबेसल आर क्या है, इंट्रूसिव, और वोल्केनिक कैसा है, एक्सट्रूसिव है। अब देखो प्लूटोनिक के बारे में क्या लिखा है, सच रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसीडरेबल डेप्थ। वर्ड याद रखने
इसका पूरा खेल ये सिर्फ इस कंसिडरेबल डेप्थ पे, जहां पर आपको वर्ड दिख जाए कंसिडरेबल डेप्थ, वहां पर आपको आंख बंद करके प्लूटोनिक टिक करना है, ठीक है। द कूलिंग इज स्लो, देखो हाँ इसमें है ना कूलिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर कूलिंग जितना स्लो होगा ना उतना ज्यादा जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा, कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, और जितना फास्ट कूलिंग होगा उतना वो कोर्स ग्रेन्ड से फाइन ग्रेन्ड की तरफ जाएगा, और फाइन ग्रेन्ड से भी आगे वो कैसा बन जाएगा, ग्लासी अपीयरेंस भी, चमकदार कैसा बन सकता है, ग्लासी भी बन सकता है, ठीक है। तो जनरली जैसे ऐसे बड़े बड़े, जैसे कूलिंग स्लो होगा तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, थोड़ा तेज हुआ तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, फिर धीमे धीमे एकदम ऐसे चमकदार हो जाएंगे, अपीयरेंस उनका क्या हो जाएगा, शाइनिंग अपीयरेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लासी, ऐसा भी हो सकता है। तो जो जनरली प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं वो उनकी कूलिंग क्या होती है, स्लो होती है, एंड रॉक्स पजेस कोर्सली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पूछा गया है। मैं फिर बता रहा हूँ बीएमसी में एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, आपको एक एक लाइन याद होनी चाहिए, याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो समझ मतलब पहले समझने की कोशिश करो, नहीं समझ सकते तो रट लो, और इनके एग्जाम्पल तो आपको जरूरी है याद रखना, ठीक है। द इग्नियस रॉक्स कॉमनली यूज इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जितने भी जनरली मैक्सिमम जो घर बनाने में हम लोग जो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और क्या बोल रहा हूँ फिर याद रखो, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर यानी कि जिनकी अपने को क्रशिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर हम लोग जनरली इनको प्लूटोनिक रॉक्स को काम में लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका ग्रेनाइट। फिर आता है हाइपोबेसल, हाइपोबेसल का एग्जाम्पल याद रखना है डोलेराइट। ये रॉक कैसे बनते हैं, एट रिलेटिवली सेलो डेप्थ, ठीक है। इनकी कूलिंग देखो क्विक है, एंड हेंस दीज रॉक्स पजेस फाइनली ग्रेन्ड, इसमें देखो स्लो थी, यहाँ पर स्लो थी तो कोर्स ग्रेन्ड, अब थोड़ी क्विक हो गई तो कैसा हो गया, फाइन ग्रेन्ड हो गई। उसके बाद वॉल्केनिक रॉक्स, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू पोरिंग ऑफ मैग्मा एट सरफेस ऑफ द अर्थ, कहाँ पे बना है, सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको एक्सट्रूसिव भी बोलते हैं। कूलिंग इज वेरी रैपिड, वेरी रैपिड, एंड दिस रॉक्स पजेस एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन, यानी बहुत ही ज्यादा फाइन ग्रेन, अगर इससे भी ज्यादा तेजी से होएगा तो ग्लासी की तरफ बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल है इसका बेसाल्ट एंड एक ट्रैप रॉक भी आप याद रखें, बेसाल्ट एंड ट्रैप रॉक्स। ज्यादातर जो एग्रीगेट्स आपने देखे हैं, जो छोटे छोटे कोर्स ग्रेन एग्रीगेट्स जो होते हैं बिल्डिंग में, वो सारे के सारे किसके होते हैं, अपने वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं, ठीक है। वो होते भी जनरली बेसाल्ट या ट्रैप रॉक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक्स, these rocks are formed by the deposition of products of weathering on the pre-existing rocks. These rocks are formed by the deposition of products of weathering on the pre-existing rock. Pre-existing rocks में अगर डिपोजिशन होगा तो उस मतलब पहले क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग रॉक कौन सा, इग्नियस है। अब इग्नियस में क्या होगा, वेदरिंग होगा तो टूट फूट होगी। अब वो टूट फूट होएगा तो क्या हो सकता है, हवा के साथ उड़ के चला गया। जैसे आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो आपकी आंखों के ऊपर कुछ न कुछ गिरता रहता है, आंखों के अंदर मिट्टी आ गई तो उससे क्या होता है कि फिर आपके मतलब आंखों में गिरा तो वो क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट होके फिर मान लो ये जो रॉक था पहले यहाँ पे ऐसा रॉक था, इसके ऊपर वेदरिंग कुछ न कुछ एक्शन हुआ, कोई भी एक्शन हो सकता है, चाहे जानवरों के आने जाने की वजह से हो, इंसानों के आने जाने की वजह से हो, हवा से हो, या वहां पर कोई नदी है उसकी वजह से हो, कोई भी एक्शन होगा तो यहाँ से इसमें टूट फूट हुई। टूट फूट होके यहाँ पर फिर ये हवा के साथ उड़ के आया या पानी के साथ बह के आया, ये फिर आके यहाँ पर डिपॉजिट होने लगे ऐसे लेयर बाय लेयर में ऐसे डिपॉजिट होने लग गया। तो इस लेयर बाय लेयर के डिपोजिशन को हम लोग अब धीमे धीमे क्या होगा, नीचे वाली में प्रेशर बढ़ता जाएगा। देखो जैसे आप है ना मार्केट से जैसे कपड़े लेके आते, तो जो कपड़े प्रेस करवा के आपने लेके आए तो एक कपड़े के ऊपर जब 2 3 4 5 ऐसे कपड़े के ऊपर कपड़े रखते जाओगे तो नीचे वाला जो होगा ना वो क्या होता जाता है, कॉम्पैक्ट होता जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, नीचे शुरुआत में जो होता है लूज ग्रेन्ड होता है, लेकिन बाद में प्रेशर ऊपर से बाहर बढ़ता जाता है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लूज वाला कन्वर्ट हो जाएगा डेंस में, या कह सकते हैं कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा, रॉक की फॉर्म में। सॉइल यहाँ पर ये लूज यानी कि सॉइल किस में कन्वर्ट हो गई, अब रॉक की फॉर्म में। तो इसी को कहते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। तो किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक के वेदरिंग और उसके बाद उसके डिपोजिशन से बनता है, ठीक है। ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग आर अल्टीमेटली कैरिड अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन बाय द एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब एजेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, उसके अलावा अपन जब चलते हैं तो पाँव के साथ मिट्टी आती जाती रहती है, गाड़ियाँ चलती है तो उसकी वजह से मिट्टी उड़ती रहती है, तो ये सब कुछ भी कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल है इन इसके सेडिमेंट्री के, ग्रेवल, सैंडस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, आपको याद रखना है।
कौन सा एग्जांपल है? ग्रेवल, सैंडस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट या लाइमस्टोन। उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बना? मैंने क्या बोला कि जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक है उनके अंदर कुछ चेंजेस हुए। अब चेंजेस कारण कुछ हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से चेंजेस हुआ, या उनके ऊपर कोई केमिकल कोई उन्होंने रिएक्शन कर ली तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द चेंज इन कैरेक्टर। क्या लिखा? चेंज इन कैरेक्टर इन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में कैरेक्टर में चेंज इन। प्री एग्जिस्टिंग कौन से होंगे? अपने इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। The igneous rocks and sedimentary rocks have changed character when they are subjected to intense heat and pressure. The process of change is known as metamorphism. इस change वाले process को हम लोग क्या बोलते हैं? Metamorphism. Mainly there are three agents of metamorphism. कौन कौन से? Heat हो सकता है, pressure, heat, pressure and chemically acting fluid. एग्जाम्पल है इसके नीज और मार्बल। इसको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर करें बेटा, प्रोनाउंस प्रॉपर करें। इसको नीज बोलते हैं, जिनेसिस नहीं बोलते, कई लोग इसको जिनेसिस बोलते हैं, तो इसका होता है प्रोनाउंस नीज और मार्बल। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म यानी कि चेंजेस किस किस वजह से हो सकता है? थर्मल, यानी कि थर्मल का मतलब ही अपने को आता है गर्मी, हीट। बहुत ज्यादा हीट की वजह से जो चेंजेस होंगे उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म इज ड्यू टू हीट। सेकंड है कैटाक्लास्टिक, इट इज ड्यू टू प्रेशर। ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर की वजह से। कैटाक्लास्टिक मतलब प्रेशर कहां पर हो रहा है? एट सरफेस। फिर आता है डायनेमोथर्मल। डायनेमोथर्मल में हीट और प्रेशर दोनों का खेल है। वैसे इतना डिटेल में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर से अपने को पता होना चाहिए। तो ये बनता है स्मॉल डेप्थ पे। अब इसमें भी प्लूटोनिक आता है, प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। वो प्लूटोनिक रॉक था, यहाँ पर है प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है? जैसे प्लूटोनिक रॉक बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बनता है। तो एक बात बताओ मेरे को छोटा सा, कि मान लो कोई 100 मीटर नीचे रॉक बन रहा है, ठीक है। अब वो चाहे 100 मीटर बने या चाहे 102 मीटर बने, उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना सा चेंज आएगा? कुछ नहीं आएगा, 1-2%। इसके हिसाब से 1 से 2%, तो बहुत ही कम जब चेंज आता है तो उस प्रेशर को हम लोग क्या मान लेते हैं? फिर यूनिफॉर्म मान लेते हैं। जब चेंज इन प्रेशर बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू अर्लियर प्रेशर, मान लो 100 मीटर पे आपको बोला कि इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो, तो उस सॉइल का मान लो यूनिट वेट 20 है, तो 20 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 2000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया, पर मीटर स्क्वायर। अब वो 102 पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2040 हो जाएगा। तो कोई खास फर्क नहीं है, कितना चेंज हुआ? 2% का। तो इतना चलता है। तो इस प्रेशर को ऐसे में हम लोग क्या बोलते थे? यूनिफॉर्म प्रेशर। तो अगर यूनिफॉर्म प्रेशर है, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, लगभग सेम है, तो उसकी वजह से जो बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक मेटामॉर्फिज्म। तो ये बनता है ग्रेट डेप्थ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर ये तो हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि ओरिजिन एंड फॉर्मेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में सबसे पहला है स्ट्रेटिफाइड। दीज पजेस प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि और क्लीवेज, यानी कि आपको साफ साफ ऐसे अलग अलग लेयर्स दिखेगी ऐसे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक। होता है एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और सेल। और भी होते हैं बट कॉमन एग्जाम्पल्स है। फिर आता है अनस्ट्रेटिफाइड। दीज द स्ट्रक्चर में भी क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर और कॉम्पैक्ट ग्रेनुलर, यानी कि आपको जैसा ये है इसमें आपको पता नहीं लगेगा, जैसे ये ऐसे डॉट डॉट ऐसे है, तो इसमें आप क्या लेयर्स को पता लग रहा है कि कहीं पे कुछ लेयर्स है, नहीं पता लगा सकते, तो इसको बोलते हैं अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। एग्जाम्पल है मार्बल, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप रॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आता है फोलिएटेड। दीज रॉक्स हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट अप। वर्ड याद रखना है, स्प्लिट अप, यानी कि आसानी से अलग हो जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड लगभग दिखने में एक जैसे होते हैं, बट स्ट्रेटिफाइड जो रॉक्स होते हैं वो अलग नहीं होते, यानी कि उसकी लेयर्स जो होती है सेपरेट आउट नहीं होती, लेकिन अलग अगर वो लेयर सेपरेट आउट हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए किसी एक डायरेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोलिएटेड। एग्जाम्पल है इसके मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द वो होते हैं स्ट्रेटिफाइड, और अनस्ट्रेटिफाइड में ज्यादातर अपने जो आते हैं इग्नियस रॉक्स हैं। तो सेडिमेंट्री जो होते हैं स्ट्रेटिफाइड, इग्नियस अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड अपने मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक। 100% नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द, तीनों में मोस्ट। उसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जो प्रॉपर जो क्लासिफिकेशन है ना अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि अपने को उनका ओरिजिन बने कैसे उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को मतलब है उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसीलिए इसको साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है सिलिशियस। सिलिशियस में क्या होता है? सिलिका जो होता है प्रीडोमिनेंट होता है। क्या होता है? सिलिका प्रीडोमिनेंट होता है। सिलिका सबसे ज्यादा, यानी कि SiO2 जो होता है सबसे ज्यादा होता है। अब सिलिका जहां पर प्रेजेंट होगा, हमने देखा था सीमेंट के अंदर सिलिका था, तो सिलिका वहां क्या दे रहा था? हार्ड बना रहा था, उसको स्ट्रेंथ दे रहा था, तो इट
सिलिका जिसमें प्रेडोमिनेंट होगा वो रॉक्स कैसे होंगे, हार्ड एंड ड्यूरेबल, इनकी स्ट्रेंथ देंगे, स्ट्रेंथ ज़्यादा कर, हार्ड इनकी स्क्रैच रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ड्यूरेबल इनकी उनकी लाइफ ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल याद रखना, ग्रेनाइट एंड क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट ये कैसा रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी एक खासियत है, ये जो होता है मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस होता है, मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस, यानी कि वेदरिंग का सबसे कम असर इस पे होता है। मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस का मतलब है इस पे वेदरिंग का असर सबसे कम होता है। पूछा गया कई बार मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंस कौन सा होता है, तो वो होता है क्वार्टजाइट। इस पे वेदरिंग का असर सबसे कम, यानी कि आसानी से ये रॉक टूट फूट के नया रॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद आता है आर्जिलेसिस। इसमें जो होता है क्ले प्रीडोमिनेंट होता है। दीज आर डेंस एंड कॉम्पैक्ट और मे बी सॉफ्ट। क्ले जनरली क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ये सॉइल में हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल स्लेट्स एंड लेटराइट। स्लेट्स एंड लेटराइट और हल्के भी होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं इतने डेंस नहीं होते, इसलिए कैसे होते हैं, थोड़े हल्के भी होते हैं। कैलकेरियस, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट होगा। एग्जाम्पल लाइम स्टोन, मार्बल। लाइम स्टोन तो हमने लाइम में पढ़ा था, क्या होता है, CaCO3, तो देख लो कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट। मार्बल, लाइम स्टोन से ही मार्बल बनता है, तो ये भी, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसके कुछ कॉमन टेस्ट, स्टोन के कुछ कॉमन टेस्ट। तो ये 8-10 टेस्ट है, अपन एक एक करके आगे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड टेस्ट। टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़े ध्यान रखने। तो एसिड टेस्ट में करते क्या है और क्या फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एक स्टोन लेते हैं, स्टोन्स को हम लोग एसिड के अंदर डालते हैं, और अगर उसके जो एजेस थे, पहले मान लो उसके एजेस ऐसे हैं, एकदम शार्प दिख रहे हैं आपको, ये किनारा देखो एकदम शार्प दिख रहा है, ये भी किनारा शार्प दिख रहा है, ये भी। अगर ये ऐसे हो जाए, अगर ये किनारे जो है थोड़े ब्लंट हो जाए, कैसे हो जाए, ब्लंट हो जाए, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि अब किनारे इसके शार्प हो रहे हैं, नहीं, तो इसके ऊपर यानी कि एसिड अटैक हो सकता है। तो एसिड अटैक होगा तो इसका क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग एसिड टेस्ट में फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, इन दिस टेस्ट अ सैंपल ऑफ स्टोन वेइंग 0.5 to 1 न्यूटन के बीच में लेंगे, स्टोन का सैंपल 0.5 to 1 न्यूटन, उसको हम लोग सॉल्यूशन में पुट करेंगे। सॉल्यूशन किसका होगा, HCl का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए 1%, यानी कि कंसंट्रेशन जो है 1%, यानी कि 1% ही होगा, बाकी पानी वगैरह होगा। और उसके अंदर रखना कितने दिन में, 7 डेज। जनरली आपसे ये नहीं पूछेंगे कितने दिन रखना है, आपको पूछेंगे एसिड कौन सा काम में लेते हैं, तो HCl या H2SO4 भी काम में ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग HCl ही लेते हैं। A good building stone maintain its sharp edges and keeps its surface free from powder at the end of this period, यानी कि 7 दिन के बाद अगर उसके सरफेस जो है, उसके एजेस जो हैं ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे फिर ऐसे हो गए, इसका मतलब वो एसिड रेजिस्टेंट नहीं है, वो अच्छा स्टोन नहीं है, तो अब मैं उसको काम में नहीं दूंगा। अगर वो मेंटेन रख पा रहा है अपना शेप को तो अच्छा, ठीक है। तो ये टेस्ट में फाइंड आउट करते हैं। ध्यान रखना है कि एसिड कौन सा लेते हैं और असर क्या होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो है एट्रिशन टेस्ट, ये हार्डनेस का टेस्ट होता है। हमने पहले भी देखा है कि हार्डनेस दो तरह से फाइंड आउट की जा सकती है, एक होता है एब्रेशन और एक होता है एट्रिशन। अब ये एब्रेशन क्या होता है, जब डिफरेंट हो, जब क्या हो, दोनों डिफरेंट हो। एट्रिशन क्या हो, दोनों सेम। जैसे एडेशन में हमने देखा कि अगर दो अलग अलग चीजें आपस में चिपक रही है तो उसको क्या बोलते हैं, एडेसिव प्रॉपर्टी। और अगर सेम चीज आपस में चिपक रही है, यानी कि लोहा लोहे से, लकड़ी लकड़ी से चिपकेगा तो उसको बोलेंगे कोहेशन। अगर लकड़ी लोहे से चिपकेगी तो वो होता है एडेशन। तो इसमें भी अगर एब्रेशन रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पत्थर के साथ हम लोग किसको काम में लेंगे, कोई और मटेरियल काम में लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही काम में ले रहे हैं एक दूसरे का हार्डनेस निकालने में, यानी कि पत्थर पत्थर से आपस में रगड़ खा रहा है तो एट्रिशन। लेकिन अगर पत्थर किसी और मटेरियल से रगड़ खा रहा है तो उसको बोलते हैं एब्रेशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो एट्रिशन में सेम मटेरियल होता है, एब्रेशन में डिफरेंट मटेरियल। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब जनरली एट्रिशन रेजिस्टेंस हमको कहाँ चाहिए, रोड में। रोड में व्हीकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं तो उनका जब ब्रेक लगाते हैं या जब वो एक्सेलरेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका हार्डनेस टेस्ट होता रहता है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पे अपने को जरूरत है। तो सैंपल ऑफ और हार्डनेस क्या होता है, रेजिस्टेंस टू इंप्रेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि उस पर निशान ना पड़े, रेजिस्टेंस टू इंप्रेशन। चाहे वो इंप्रेशन आप फिंगर नेल से करो, चाहे नाइफ से करो, चाहे तलवार से करो, किसी से भी, उस पर अगर निशान पड़ रहा है, जितना आसानी से निशान पड़ेगा इट मीन्स वो उतना लेस हार्ड है। और आपको हार्डनेस में पहले नंबर पे याद रखना है, सब किस में मेजर होता है, ये मोहज स्केल पे होता है। किस पे होता है, मोहज स्केल में। फर्स्ट नंबर पे है टेल,
जो पाउडर आप लोग मुंह पे लगाते हो मेकअप के टाइम, वो जो है टेल्क वो होता है 1 नंबर पे हार्डनेस स्केल पे, और 10 नंबर पे होता है डायमंड। 10 पे होता है डायमंड, 2 पे होता है जिप्सम। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कुछ कॉमन है। और 8 नंबर पे होता है टोपाज। ये कुछ पूछे जाते हैं। टोपाज जो ब्लेड होती है, शेविंग के टाइम जो ब्लेड काम में लेते हैं, उस पर कई बार देखना, अगर मतलब जनरली जेंट्स को पता होता है, लेकिन फिर भी घर में कोई भी अगर करता हो शेव वगैरह, तो देखना कि उस पर ब्लेड के ऊपर टोपाज लिखा होता है। ठीक है, तो वो जो होता है 8 नंबर होता है। उसका जो हार्डनेस, मोज हार्डनेस नंबर होता है या स्केल पे, वो 8वें नंबर पे होता है। सबसे सॉफ्ट, इसका मतलब 1 नंबर वाला क्या होगा, सबसे सॉफ्ट। तो टेल्कम पाउडर सबसे सॉफ्ट होता है। सबसे हार्डेस्ट जो होता है वो अपना क्या होता है, डायमंड होता है। ठीक है, और 2 नंबर पे होता है जिप्सम, और फिर टोपाज 8 नंबर पे, डायमंड 10 नंबर पे। अगर किसी को देखना है तो आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी हार्डनेस, मोज हार्डनेस स्केल 1 से लेके 10 नंबर तक टेबल मिल जाएगी आपको। ठीक है, बट ये जो 4 है, 10 नाम आपको याद करने, 1 से 10 तक आप किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं। बाकी ये जो 4 है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये 4 इसमें अब टेस्ट करते हैं कैसे। द सैंपल ऑफ स्टोन इज ब्रोकन इनटू पीस ऑफ 60 mm साइज, यानी कि 60 mm साइज से बड़ा हम लोग इसमें नहीं लेते। अब फिर उनका सबका वेट लेना है 50 न्यूटन के करीब। पिछले टेस्ट में क्या था, इसी टेस्ट में 0.5 to 1 न्यूटन। यहाँ पर हमको लेना है 50 न्यूटन के बराबर, और उनको एक सिलेंडर में रखना है। और इस टेस्ट का नाम होता है डेवल्स एट्रिशन टेस्ट। एक होता है डोरीज एट्रिशन टेस्ट, और एक होता है अपने लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट एग्रीगेट में मैंने बताया था आपको, वहां पे भी लॉस एंजलिस बताया था। डोरीज और डेवल्स 3 तरह के टेस्ट होते हैं हार्डनेस के। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा करेंगे, डेवल्स टेस्ट। इसीलिए इसको एट्रिशन टेस्ट नाम दिया, क्योंकि ये जो डेवल्स वाला जो होता है वो अपने क्या निकालता है, एट्रिशन निकालता है। एक्चुअली तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हार्डनेस ही निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस टू इम्प्रेशन ही निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी जो इसका कभी कभी स्पेसिफिकेशन पूछ लेते हैं। डेवल्स एट्रिशन टेस्ट का जो सिलेंडर होता है, उसका जो डायमेंशन होता है 200 mm डाया होता है, और 340 mm उसकी जो होती है लेंथ होती है। ठीक है, द सिलेंडर जो होता है वो रोटेट करते हैं हम लोग 5 घंटे तक 30 आरपीएम, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट कितने ले जाएंगे, 30 आरपीएम। 30 आरपीएम पर मिनट के हिसाब से, तो टोटल आरपीएम कितने हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर, तो 1 घंटे के अंदर कितने हो गए अपने 1800, और 5 घंटे के अंदर कितना हो जाएगा 9000। टोटल 9000 रिवोल्यूशन उसको देंगे। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है 5 आवर्स, उसको रेट याद रखनी है 30 आरपीएम। और उसके बाद आपने लिया 60 mm। अब वो जब गोल गोल घूमेगा तो पत्थर क्या होंगे, कभी इधर लुढ़केंगे कभी उधर लुढ़केंगे, तो टकराएंगे एक दूसरे से। जब एक दूसरे से आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, टूट फूट होगी उनमें, और टूट फूट होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो वहां पर आपको उसको फिर पास कराना 1.5 mm से। इससे पास कराना 1.5 mm। पहले आपने 60 mm सीव साइज से पास कराए, अब आपको लेना है 1.5 mm से पास कराना। जब आप 1.5 mm से पास कराओगे, उसके बाद आपको वेट लेना है कि कितना वेट आपके 1.5 mm से ऊपर। तो वेट रिटेन्ड लेना है, और उसके बाद परसेंटेज वेट कैसे निकलेगा, तो पहले मान लो आपने 50 न्यूटन लिया, तो बाद में मान लो वो जो रिटेन्ड था 1.5 mm पे, वो मान लो 5 न्यूटन। तो लॉस इन वेट कितना हो गया, 45 न्यूटन। इनिशियल हो गया 50 इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 9/10, यानी कि 90% आ जाएगा इसका परसेंटेज वेयर कितना आ जाएगा, 90%। यानी कि जो नुकसान है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका मतलब जितना कम होएगा लॉस इन वेट उतना अच्छा है। ठीक है, अपन ने स्पेसिफिकेशन देखा था, अगर सरफेस कोर्स के लिए काम में लेना तो हार्डनेस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 30, और जो जनरल कंस्ट्रक्शन उसके लिए 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट वाले में हमने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिर आता क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट वही सीटीएम में हम लोग करेंगे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, या फिर यूटीएम में भी कर सकते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। साइज लेते हैं 40 mm इंटू 40 mm इंटू 40 mm का क्यूब, यानी कि 40 mm क्यूब लेंगे। तो अब यहाँ पर जब बात आई गई है क्यूब की, तो मैं बात कर लेता हूँ सीमेंट के लिए कितना लेते हैं, 0.76 सेंटीमीटर का, और 15 सेंटीमीटर का हमने लिया था कॉन्क्रीट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और स्टोन में आपको लेना है 40 mm का। ठीक है, तो सेंटीमीटर में देखें तो 4 सेंटीमीटर, सबसे जो छोटा सैंपल लेंगे इसी में लेंगे। ठीक है, इसके जो प्रॉपर अब सभी एजेस वगैरह जो फेसेस होंगे प्रॉपर फिनिश करेंगे, ड्रेस्ड करेंगे। अब ये ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, उसको कोई कपड़े नहीं पहना रहे। ड्रेसिंग का मतलब होता है उसको सूटेबल शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना, इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन का मतलब है उसको सूटेबल शेप और साइज में कन्वर्ट करना, उसको कपड़े पहनाने से कोई लेना देना नहीं।
ठीक है। उसके बाद द स्पेसिमेन शुड बी प्लेस्ड इन वाटर फॉर अबाउट, उसको 72 आवर्स तक पानी में रखना है और उसके बाद उसके ऊपर उसके ऊपर लोड लगाना है। किस लोड से? 14 एमपीए पर मिनट, 14 मेगा पास्कल पर मिनट के हिसाब से। फिर क्या होगा, जिस लोड पे वो टूट जाएगा उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। मान लो 500 न्यूटन पे टूट गया तो उसका फेस एरिया कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन, और उसका एरिया क्या हो जाएगा? 14 × 40, अपने यही तो लिया है, इंटू 100। तो ये आ जाएगा उसका, यानी कि लोड पर यूनिट एरिया जो होता है क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है। अपने को कई बार अपन ये चीज़ कर चुके हैं तो इसलिए बार बार मैं वो चीज़ लिखी नहीं है। तो अगर इसका देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 5/16। तो ये उसकी क्या आ जाएगी? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, यानी कि मेगा पास्कल में उसकी स्ट्रेंथ आ गई। ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है 4th नंबर, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में भी हम लोग ये देखते हैं कि अगर अलग अलग वो केमिकल्स से टकराएगा या केमिकल्स अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उनका उस पर क्या असर होगा। ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में कितना आसानी से, या उसकी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी देखते हैं, सॉल्युबिलिटी देखते हैं, लगभग सॉल्युबिलिटी, एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी नहीं। ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 क्यूब लेंगे। 4 क्यूब साइज क्या होगी? वही सेम जो अपन ने क्रशिंग स्ट्रेंथ में लिया 40 mm वाले। दे आर ड्राइड फॉर 72 आवर्स एंड वेट। उनको पहले तो क्या लेना है, 4 क्यूब को लेना है, उनको एकदम अपने को रखना है किसके अंदर? ओवन के अंदर, और फिर एकदम ड्राई कराना है, फिर उनका वेट लेना है। उसके बाद सुखाने के बाद उनको रखना है, और क्यूब कितने लेने? 4। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कितने लेने? 4, वहां पीछे थे 3। फिर इसको आपको इमर्ज कराना है 14% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट के अंदर 2 घंटे के लिए। देखो क्या करना है, सबसे पहले ओवन में रखना है, फिर 72 आवर्स तक ओवन में रखना है, फिर उसका वेट लेना है, फिर उसको सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रखना है 2 घंटे के लिए, फिर उसको बाहर निकालना है, फिर उसको वापस आपको ड्राई कराना है ओवन में और वेट लेना है, फिर वापस आपको ये जो प्रोसेस है सुखाना सॉल्यूशन में डालना, सुखाना सॉल्यूशन में डालना, सुखाना सॉल्यूशन में डालना। कितनी बार रिपीट करना है? 5 बार। कितनी बार करना है आपको? 5 टाइम्स रिपीट कराना है। अब इससे आप बोलोगे सर क्या हो रहा है, बार बार कभी गीला कर रहे हो कभी सूखा रहे हो। तो इससे क्या होगा, उसको कभी तो ठंडा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कभी एकदम गर्म एनवायरनमेंट, तो उसके एटमॉस्फेरिक, इसका जो एटमॉस्फेयर है आसपास का वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो एटमॉस्फेरिक एक्शन होगा, वेदरिंग होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका जो लास्ट है, इट इज नोटेड दैट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन पोर्स ऑफ द स्टोन कॉजेज द डिके ऑफ द स्टोन ड्यू टू वेदरिंग। मैंने यही बोला कि उसमें एटमॉस्फेरिक एक्शन होगा तो वेदरिंग होगा, उसमें टूट फूट होगी। अब जनरली ये जो है टेस्ट हम लोग किसके लिए नहीं करते, किसके लिए नहीं करते? ये करते हैं हम लोग जनरली लाइम स्टोन के लिए नहीं करते। ठीक। जनरली, बट एज अ कैल्शियम सल्फेट हैज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इट इज नॉट एडेप्टेड इन दिस टेस्ट। ठीक है। ये तो ठीक है, अपन जनरली लाइम स्टोन के लिए इस टेस्ट को नहीं करते, वेदरिंग रेजिस्टेंस निकालते। फिर आता फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट। फ्रीजिंग एंड थॉइंग का मतलब क्या कि अगर पोर्स के अंदर पानी चला गया तो आइस का वॉल्यूम जो होता है 9% ज़्यादा होता है एज कम्पेरिजन टू वाटर, तो क्या करेगा, वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, क्रैक्स बढ़ने के चांसेस है। तो वही हम लोगों को इसमें निकालना है। अब कोई भी स्टोन है फ्री फ्रॉम क्रैक्स या वॉइड्स, या फ्री फ्रॉम वॉइड्स तो हो नहीं सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पोरोसिटी या वॉइड रेशियो हो गया होगा। द स्पेसिमेन ऑफ स्टोन इज केप्ट इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स तक रखना है। उसके बाद उसको -12 डिग्री सेल्सियस पे रखना है 420। पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी में रखना है 24 घंटे। उसके बाद उसको जो टेम्परेचर है कितना करना है, -12 डिग्री सेल्सियस, वहां पर भी 24 घंटे रखना है। फिर इसके बाद इसको गर्म करना है। गर्म करना है इन द सेंस कि वापस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लाना है। ठीक है। अब ये जो है उसको जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लाना है वो किस में होना चाहिए, अंडर शेड होना चाहिए, यानी कि डायरेक्ट एकदम अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा चेंज करोगे तो ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, तो उस पर जो क्रिस्टलाइजेशन इफेक्ट था वो भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो इससे अपने को जो स्टोन का फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट है पता चल जाएगा कि बर्फ अगर लो टेम्परेचर पर उस स्टोन को काम में लेंगे तो उस पर उसके क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। हार्डनेस टेस्ट। अब हार्डनेस टेस्ट पिछले वाला भी हार्डनेस था, ये भी हार्डनेस है, बस फर्क क्या, वो एट्रिशन टेस्ट था, ये इसमें उसमें हम लोगों ने क्या लिए थे, 60 mm से छोटे 60 mm के पार्टिकल लिए थे, बाद में 1.5 mm से पास कराया था। ठीक है। और एग्रीगेट में हम लोगों ने कितने लिए थे, एग्रीगेट में हमने लिए थे 10 mm से लेके 12.5 mm के बीच में, और 2.36 1.7 mm से पास कराए थे। तो एग्रीगेट अलग था, स्टोन्स अलग है। ठीक है। ये चीजें भी ध्यान रखनी है, कंपैरिजन ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना।
अब हार्डनेस टेस्ट में इसमें कैसे करते हैं, वो भी हार्डनेस का ही एक टाइप था, ठीक है। प्रॉपर हार्डनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर देते हैं स्टोन का जिसका 25 mm डाया है और 25 mm ही उसकी हाइट है। फिर उसको किस में रखते हैं, डोरिस टेस्टिंग मशीन। वो वहां पर क्या था, डेवल्स था, यहाँ पर है डोरिस टेस्टिंग मशीन में। एंड प्रेस्ड विद द प्रेशर ऑफ 12.5 न्यूटन, मतलब ऐसे इसको ऊपर लोड लगा दिया और अब इसके ऊपर प्रेस कर दिया उसको, फिर उसको क्या कर घुमाएंगे ऐसे, तो घुमाएंगे तो इसके ऊपर निशान पड़ेंगे, तो निशान देखना है अपने को। घुमाएंगे किस स्पीड से, 28 आरपीएम। वहां पर कितना था, 30 आरपीएम था 5 घंटे के लिए। यहाँ पर आपको 28 आरपीएम और नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में यहाँ पर बन रहे 1000, वहाँ टोटल कितने बन रहे थे, 9000 बन रहे थे, और यहाँ पर कितने 1000 रिवोल्यूशन। उसके बाद उसको स्पेसिफायर को निकालना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला पहले भी देख चुके हैं, 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 3। अब लॉस इन वेट इन ग्राम मतलब मान लो ये जो 25 mm डाया और 25 mm हाइट वाला था, मान लो 50 न्यूटन का है, और बाद में ये जो बच गया आपके बच गया मान लो 40 न्यूटन, तो लॉस इन वेट कितना हो गया, सिर्फ 10 न्यूटन 10। तो आपको इसको करना कैसे, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 3.33। तो इसका जो हार्डनेस नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16.6 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो आएगा 16.6 है। फिर देखना है इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट यानी कि शॉक कैपेसिटी, शॉक लोडिंग कैपेसिटी, यानी कि अचानक अगर कोई लोड आएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं टफनेस निकालना, टफनेस निकालना। तो अब तक आपको स्टार्टिंग से इतना पढ़ चुके हो कि टफनेस, हार्डनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन सब में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, कई मीलेबिलिटी, टीनेसिटी, ठीक है। तो इन सब में डिफरेंस ध्यान रखना आपको। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोन लेते हैं सेम जैसा हार्डनेस वाले में लिया था, 25 mm हाइट और 25 mm डाया का। अब इसके ऊपर हमने एक जगह पर रखा और इसके ऊपर 20 एक हैमर है जिसका वेट होता है 20 न्यूटन। अब ये क्या करेंगे, उसको ऊपर गिरेगा। सबसे पहले जो जैसे यहाँ पर ये जैसे है, ये स्टोन है, मान लो ये स्टोन रख दिया, इसके ऊपर मैं हैमर जो है 20 न्यूटन का उसको गिराऊंगा। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर से गिराऊंगा, गिरेगा। फिर उसकी जो सेंटीमीटर है इस बार 2 कर दूंगा, 2 सेंटीमीटर से गिराऊंगा। फिर मैं उसको 3 सेंटीमीटर से गिराऊंगा, फिर मैं 4 से गिराऊंगा, फिर हैमर को 5 से गिराऊंगा। तो जिस सेंटीमीटर पे टूट जाए, मान लो वो 10 सेंटीमीटर पे टूट गया, तो उसका टफनेस इंडेक्स कितना हो जाएगा, 10। मान लो 12 पे टूट गया तो 12 हो जाएगा, 14 पे टूट गया तो 14 हो जाएगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है, अपन अब बोलोगे सर सीधा ही 14 से गिरा ले, तो सीधा ही अगर जो उसका टफनेस इंडेक्स है सीधा अगर उससे गिराएंगे तब भी वो नहीं टूटेगा उस पर। तो अब वो क्या है, पहले 1 से गिराया तब उस पर कुछ असर हुआ, फिर 2 से गिराया तब कुछ असर हुआ, फिर 3 से गिराया तब कुछ असर हुआ। तो जैसे जैसे शॉक कितनी हाइट से इसके ऊपर कुछ गिरेगा तब तक ये सेफ रहेगा। तो ये ऐसे हम लोग, तो फर्स्ट ब्लो जो होता है 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ाते जाते हैं। तो जनरली 25 सेंटीमीटर तक का ही जाता है, उससे पहले टूट जाता है कोई भी रॉक जो होगा, ठीक है। और वही उसका क्या हो जाएगा, टफनेस इंडेक्स। द ब्लो एट विच स्पेसिमेन ब्रेक्स इज नोटेड एंड रिप्रेजेंटेड एज टफनेस इंडेक्स। तो ध्यान क्या रखना, पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते जाना। जिस पे टूट गया, अगर कोई मान लो पहले पे टूट गया, इट मीन्स उसकी तो कुछ कैपेसिटी है ही नहीं। फिर एक हम लोग देखते हैं स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट में आपको पूछता है कि स्मिथ टेस्ट इसलिए करते हैं, तो वो जो रॉक है उसके अंदर सॉल्युबल मैटर कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, स्मिथ टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब मेरे को नहीं लगता कि आपको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बताने की जरूरत है, फिर भी बता देते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोन लेंगे जिसका वेट है 0.5 न्यूटन, ठीक है, और उसको हम लोग किस में रखेंगे, ओवन में रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, ओवन में रखेंगे, यानी कि ड्राई करेंगे, कंप्लीटली ड्राई। तो उसका वेट आ जाएगा W1 न्यूटन, ठीक है। तो उसका जो वेट आया, मान लो W1 आया, किस में रखा, ओवन, एकदम क्या है ये ड्राई वेट है। फिर इसको 24 घंटे पानी के अंदर रखेंगे, फिर उसका वेट ले लेंगे, वो लेंगे W2, ठीक है। तो जब उसका W2 वेट ले रहे हो तो उसका सरफेस जो है गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। अंदर भले पानी हो, उसके अंदर पोर्स के अंदर तो पानी हो, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, यानी कि सरफेस ड्राई सैचुरेटेड होना चाहिए, या इसको कह सकते हैं सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में होना चाहिए। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में अंदर से जो पोर्स है वो तो सैचुरेटेड होने चाहिए, लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, कोई कपड़े से अपन पहुंच देंगे, साफ करते हैं। तो इसका जाएगा W2 आ गया। तो जब
उसमें चेंज कितना हो वेट में, W2 माइनस W1, और ये W2 माइनस W1 क्या है, पानी। तो W2 माइनस W1 अपॉन W1 करेंगे तो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन तो इतना ही, बाय वेट के हिसाब से तो यही है। बाकी ये जो फालतू की चीज़ें हैं आप एक बार देख लेना, काम की नहीं इतनी, बट अगर किसी को लगता है काम की है तो देख लेना। कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। फिर हम लोग अगर बाय वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालना है, वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग, अब इसको जो स्टोन है उसको फ्रीली सस्पेंड कराएंगे, किसके अंदर, पानी के अंदर फ्रीली सस्पेंड करें। अब आपको एक चीज़ पता है, पानी के अंदर उसका क्या आएगा, वेट कम आएगा। पानी के अंदर उसका क्या आएगा, वेट कम, क्यों, क्योंकि बायंसी फोर्स लग रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे तो उसका आ जाएगा, जब वेट आएगा जो W3 नोट डाउन करना है, तो W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W2 माइनस W3 जो होगा इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन आ जाएगा बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद उसको हमें क्या करना है, गर्म पानी के अंदर रखना है, कितने टाइम के लिए, 5 घंटे के लिए। फिर वापस उसका सरफेस ड्राई कराना है और उसका वेट लेना है, वो आएगा W4। तो इससे हमको क्या आ जाएगा, पोरोसिटी आ जाएगी। पोरोसिटी कितनी आ जाएगी, W4 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W3। तो ये पोरोसिटी और ये फॉर्मूला और ये इसे स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, ये 3 फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट है अब यूजेस, स्टोन के यूजेस क्या बताने की वैसे जरूरत नहीं है, इतनी देर से अपन यही देख रहे थे। तो स्टोन्स आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर्स में काम में लेते हैं, पेवमेंट्स यानी कि रोड वगैरह में काम में लेते हैं, रेलवे में बेलास्ट जो पत्थर पड़े रहते हैं पटरियों पे वो, और सभी सीमेंट जो है, सीमेंट भी स्टोन से बनता है, पोर्टलैंड स्टोन रॉक है एक तरह का, और ब्लास्ट फर्नेस वगैरह, इनकी स्टोन तो हर जगह काम में लिया ही जाता है, यूजेस बताने के लिए। अब क्वालिटीज जो है गुड बिल्डिंग स्टोन की क्या क्या है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है शुड बी ग्रेटर देन 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि 100 मेगा पास्कल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इससे कम होगा तो हम लोग उसको एज अ बिल्डिंग स्टोन काम में नहीं लेंगे। अपीयरेंस शुड बी केपेबल ऑफ प्रिजर्विंग देयर कलर यूनिफॉर्मली फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसका कलर जो है खराब नहीं होना चाहिए टाइम के साथ। ड्यूरेबिलिटी शुड बी ड्यूरेबल होना चाहिए, इनकी ज़्यादा लंबे समय तक चलना चाहिए। हार्डनेस, अगर रोड वर्क के लिए ले रहे हैं तो हार्डनेस शुड बी ग्रेटर देन 70। अगर ये तो किससे निकलेगा, अपन ने जो करा था डोरीज से, ठीक है, यानी कि जो हार्डनेस टेस्ट करा था उससे, और जो एट्रिशन वाला टेस्ट करा था उससे आनी चाहिए 30 से। तो दोनों अलग अलग है, ये हार्डनेस इंडेक्स है, हार्डनेस नंबर है, ठीक है, और ये क्या था उसका, ये उसका हार्डनेस वगैरह जो लॉस इन वेट वाले के हिसाब से निकाला था अपन ने, जो पहले करा था उसमें शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए रोड वर्क के लिए, और जनरल पर्पज के लिए शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50। ये मैंने आपको एग्रीगेट वाले चैप्टर में अच्छे से बताया। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 17 है हार्डनेस तो उसको रोड वर्क में काम में लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। 14 to 17 अगर हार्डनेस इंडेक्स आता है तो उसको बोलेंगे मीडियम हार्ड, लेस देन 14 आ रहा है तो पुअर, इसको रोड वर्क में काम में नहीं लेना। परसेंटेज वियर एंड टियर शुड बी लेस देन 3%, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए थोड़े टाइम तक के लिए, अब क्योंकि स्टोन है, घर में आग लग गई तो अगर आग लगते स्टोन ने भी आग पकड़ लिया तो फिर कोई मतलब नहीं। तो जो स्टोन है इट शुड कैपेबल टू रेजिस्ट इस टू रिमेन रिटेन इट्स शेप, कैसा होना चाहिए, ये जो है अपना शेप रिटेन करना चाहिए, शेप चेंज नहीं होना चाहिए। तो अपना लाइम स्टोन है वो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस तक झेल लेता है, तो इनकी लाइम स्टोन की ज़्यादा कैपेसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.7 होनी चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन शुड बी लेस देन 0.6, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन इससे ज़्यादा है तो फिर दिक्कत है, और उसको अगर रिजेक्ट करना है तो 5% से ज़्यादा नहीं होना। तो आपसे दो तरह क्वेश्चन पूछता है, डिजायरेबल वाटर एब्जॉर्प्शन तो शुड बी लेस देन 0.6, ठीक है, 0.6 ये परसेंटेज है ना, 0.6% है, और कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या हो जाएगा, शुड नॉट 5% है से ज़्यादा है तो उसको रिजेक्ट ही कर देना, काम में नहीं लेंगे। और टफनेस के हिसाब से 3 कैटेगरी है, 13 से कम है तो शुड इट इज़ नॉट अ टफ, 13 से 19 है मॉडरेटली टफ, और ग्रेटर देन 19 है तो हाई टफ। तो टफनेस वाला जनरली हमें फ्लोर या रूफ में हाई टफनेस काम में लेना होता है, और दीवार वगैरह में ज़्यादा टफनेस की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है कि स्टोन्स निकाले कैसे। सबसे पहले क्या होता है, खदान जो होती है, माइंस होती है, वहाँ से कैसे निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स। वेरियस मेथड विच आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक बेड्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज क्वेरिंग ऑफ स्टोन। और ड्रेसिंग का मैंने पहले बता दिया, प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ स्टोन इज मेड फिट टू बी यूज्ड इन एनी कंस्ट्रक्शन पर्पस। और फिर अब ये क्वेरिंग में 3-4 प्रोसेस होते हैं। एक तो वेजिंग प्रोसेस होता है, एक ये जैसे ब्लास्टिंग होता है,
और उसको और भी प्रोसेस, अपने को ये कोई नहीं पूछता। लेकिन कभी कभी टूल्स फॉर ब्लास्टिंग, यानी कि उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, एक्सप्लोजिव डालते हैं, और फिर वो एक्सप्लोजिव फटता है तो वो जो पत्थर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, तो फिर हम लोग आसानी से उसको काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टूल्स है। एक होता है डिपर। डिपर का काम है यूज्ड टू ड्रिल अ होल। अब जैसे ये कोई बड़ा सा रॉक है, मान लो ये ऐसा कोई बड़ा रॉक है ऐसा, तो इसको अगर मेरे को यहाँ से तोड़ना है, मान लो ये बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर एक होल ड्रिल करूँगा। तो उस होल को ड्रिल करने में मेरा काम कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा, डिपर। अब ये जो है जंपर, अब इस होल को वर्टिकलिटी यानी कि एकदम सीधा रखने में हेल्प कौन करेगा, मेरा ये जंपर। ठीक है। उसके बाद एक ये आता है प्रीमिंग नीडल। प्रीमिंग नीडल का काम होता है इस होल के अंदर अब मेरे को एक्सप्लोजिव भरना है। जब मैं इसके अंदर यहाँ तक एक्सप्लोजिव भरूंगा नीचे, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पर सैंड वगैरह डालनी है, तो ये भी वो हेल्प करता है कि एक्सप्लोजिव वगैरह सीधा नीचे तक पहुँच जाए और हेल्प हो जाए। ठीक है। स्क्रैपिंग स्पून क्या होगा, जब मैं वो खड्डा खोद रहा हूँ उस टाइम वो जो मटेरियल जो वहाँ से निकल रहा है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है स्क्रैपिंग स्पून, नाम से ही पता चल रहा है। फिर आता है टैंपिंग बार। इट इज़ यूज टू रैम और टैंप द मटेरियल वाइल रिफिलिंग ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल को भरने के टाइम उसमें टैंपिंग में ये हेल्प करता है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट इग्नियस रॉक्स, आपको ये सारे देखने, इसमें मैं बताने लायक कुछ नहीं है, आपको ये सारे देखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आपको नोट्स मिल चुके हैं इसके ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स बिल्कुल कंप्लीटली थ्योरी है। ठीक है। उसके बाद ये सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स है, ये भी आपको एज इट इज ये टेबल है, 2 स्लाइड है, आपको देखना है, और आपको ऑलरेडी नोट्स मिल चुके हैं। इनमें ऐसा कुछ खास मतलब समझाने लायक कुछ नहीं है। क्वार्टजाइट के बारे में बता चुका हूँ। मोस्ट वेदर रेजिस्टेंस, ये देखो इसके अंदर लिखा भी है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स वेदरिंग, मोस्ट वेदर रेजिस्टेंट है। ग्रेनाइट जनरली जो हम लोग काम में लेते हैं, ग्रेनाइट हम लोग एज ए अबटमेंट्स पियर्स में काम में लेते हैं। जो बेसाल्ट होता है जो हम लोग जनरली काम में लेते हैं एज अ बेलास्ट, रेलवे में एज अ बेलास्ट या रोड वगैरह में। ठीक है। मार्बल हम लोग इसको काम में लेते हैं डेकोरेटिव पर्पज में। ये आप एक बार देख लेना। जो स्लेट होता है, स्लेट हम लोग जनरली जो काम में लेते हैं किसके लिए, ये क्या होता है अपना डीपीसी के रूप में काम में लेते हैं। किसमें, डीपीसी के रूप में काम में लेते हैं। डैम टू प्रूफ कोर्स के लिए हम लोग इसको स्लेट को काम में लेते हैं। ठीक है। सैंड स्टोन जनरली हम लोग मैशनरी में, दीवार वगैरह में। चौक जो होता है इट इज अ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट या प्रिपेयरिंग पुटी, या फिर कभी कभी पूछ लेता बेस मटेरियल फॉर डिस्टेम्पर। बेस मटेरियल पूछता है किसका, बेस मटेरियल ऑफ डिस्टेम्पर, वो होता है चौक। यानी कि जो डिस्टेम्पर हम लोग घरों में कलर करते हैं नॉर्मल वाला, लो क्वालिटी वाला, वो क्या होता है चौक। उसमें जो प्राइमरी मटेरियल होता है वो चौक होता है। फिर ऐसे नीज आता है, वो हम लोग जनरल स्ट्रीट पेविंग वगैरह में काम में लेते हैं, इनकी रोड के साइड में जहाँ पर फुटपाथ होता है वहाँ पर काम में लेते हैं। ऐसे ही फिर लेटराइट जो होता है ये बिल्डिंग स्टोन है अपना, जनरली हम लोग इसको काम में लेते हैं। ये अच्छा, इसका भी जो पोरोसिटी होती है जो कम होती है, सॉरी पोरोसिटी ज़्यादा होती है इसकी, तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी इसका थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स वगैरह थे, स्टोन्स वगैरह था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर का मतलब है ये जो मैंने मेटामॉर्फिक रॉक आपको अभी तक बताया था, ये किसके कन्वर्जन से बनता है। तो जो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, आपने पता है ग्रेनाइट में अगर मेटामॉर्फिज्म होगा तो क्या बनेगा, नीज। इसी प्रकार डोलोमाइट किसका एग्जांपल, हाइपोबेसल का। ये है प्लूटोनिक, ये है हाइपोबेसल। तो हाइपोबेसल से बनेगा तो ये इससे कैसा बनेगा, मार्बल। ठीक है। डोलोमाइट से मार्बल, लाइम स्टोन से भी मार्बल बनता है, लाइम स्टोन से भी मार्बल बनता है। अच्छा, ये नीचे लिख दिया तीसरा, लाइम स्टोन से भी मार्बल बनता है। क्यों, इन दोनों में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद आता है सैंड स्टोन। सैंड स्टोन से क्या बनता है, क्वार्टजाइट। सैंड स्टोन से पूछा जाता है कि क्वार्टजाइट कौन से रॉक से बनता है, सैंड स्टोन से। और मड स्टोन से बनता है आपका स्लेट। मड स्टोन से क्या बनता है, स्लेट या फाइलाइट। ये नहीं पूछते जनरली, ये पूछ लेते सिस्ट। तो सिस्ट आपका किससे बनता है, मड स्टोन से। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा किससे बनता है। ये अपना इसी के साथ अपना जो स्टोन्स वाला है ये खत्म हुआ। देखो बेटा, ये पूरी आपके पास नोट्स मिल चुके हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज या टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.